मन की तो साफ है। सुनीता अपनी बहू से बेहद खुश थी। वो अपनी बहू से खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर उसको सर्वगुण संपन्न बहू जो मिली थी। लेकिन कहते हैं ना कि पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। ठीक वैसे ही रवीना में एक कमी थी। रवीना सर्वगुण संपन्न तो थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था। बस इसीलिए रवीना का पति करण रवीना से नफरत करता था। क्योंकि करण खुद काफी गोरा था, इसलिए उसको एक बेहद ही सुंदर लड़की चाहिए थी, जो कि रवीना नहीं थी। लेकिन वो दिल की बहुत साफ थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहू का हाथ बटाने के लिए रसोई में बर्तन धोने जाती है। बहू इस घर में अकेले लगी रहती है, घर में कोई है भी नहीं जो उसकी मदद कर सके। एक काम करती हूँ, मैं ही बर्तन धोकर उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता बर्तन धोने लगती है तो वहीं कमरे में झाड़ू लगा रही रवीना के कानों में बर्तनों की आवाज आती है और वो झाड़ू को वहीं छोड़कर किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास बर्तन धो रही है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप बर्तन क्यों धो रही हैं? मैं हूँ ना, आप आराम कीजिए। अरे बहू, आराम कर करके मेरी कमर अकड़ जाएगी। थोड़ा काम मुझे भी करने दे, ताकि बुढ़ापे में मुझे दिक्कत ना हो। माँ जी, मैं आपको बुढ़ापे में वैसे भी दिक्कत नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं आपसे कोई काम करवाऊंगी ही नहीं। मेरे होते हुए आप इस घर में काम करेंगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब हटिए, चलिए मुझे बर्तन धोने दीजिए। अरे रहने देना बहू, मुझे करने देना काम। अगर मैं काम नहीं करूंगी ना तो मेरे हाथ पैर बंद हो जाएंगे। अपनी सास की जिद देखकर रवीना ना चाहते हुए भी अपनी सास को बर्तन धोने देती है और एक बार फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ करण आता है और अपनी माँ को इस तरह रसोई में बर्तन धोता देख रवीना पर चिल्लाता है। रवीना, रवीना! करण की आवाज सुनकर रवीना भागते हुए करण के पास आती है। क्या हुआ करण जी, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाड़ में जाए तबीयत। ये बताओ, तुम मेरी माँ से बर्तन धुलवा कैसे रही हो? तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बुद्धि नहीं है कि माँ से काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वो बीमार रहती है? ये जानते हुए भी तुम माँ से काम करवा रही हो। करण जी, मैंने माँ जी को काम करने के लिए नहीं बोला, बल्कि मैं तो मना कर रही थी। लेकिन बस, मुझे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज और नहीं सुनना। करण रवीना के ऊपर गुस्सा कर ही रहा था, तभी वहाँ सुनीता आ जाती है और करण से कहती है। करण, ये क्या बदतमीजी है? तू बहू से किस तरह बात कर रहा है? क्या बदतमीजी है माँ? ये बेहुदा लड़की आपसे इस घर के काम करवा रही है। ये घर में शादी करके आई ही क्यों है? महारानी बनने के लिए? सॉरी माँ, लेकिन मैं आपको काम करता हुआ नहीं देख सकता। और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर मैंने माँ को काम करते हुए देख लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। सुनीता कुछ बोलती उससे पहले ही करण अपना बैग लिए बाहर की तरफ चला जाता है और रवीना उदास होकर बैठ जाती है। रवीना, तुम करण की बात का बुरा मत मानो, वो अभी गुस्से में है, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाएगा। माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो नॉर्मल बिहेव तो मुझसे करते ही नहीं। अब माँ जी, आप इन बर्तनों को छोड़ दीजिए, मैं घर का सारा काम अकेले कर लूंगी। इतना बोलकर रवीना वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ करण का बिहेवियर रवीना के लिए और ज्यादा बदलता जा रहा था। ऐसे ही एक रात रवीना अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहां करण आता है और अपना बिस्तर लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। करण जी, रुक जाइए ना, आप मुझसे इस तरह कटे कटे क्यों रहते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव रखते हैं? जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, पर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार मत करिए प्लीज। तुझे जानना है ना कि मैं तेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करता हूँ? क्यों आखिर मैं तुझसे दूर दूर रहता हूँ? तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मेरी शादी तुझसे जबरदस्ती करवाई गई थी। ना तो मैं तुझे पसंद करता हूँ और ना ही कभी करूंगा। अरे तूने मेरा और अपना लेवल देखा है? कहाँ मैं, कहाँ तू? मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट बनता हूँ और तू एक काली कलोटी सी लड़की जो सिर्फ घर संभालने के अलावा और कुछ नहीं जानती। चलो हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। इतना बोलकर करण वहां से चला जाता है। लेकिन करण की इतनी कड़वी बातें मानो रवीना के कलेजे को छलनी छलनी कर जाती है। रवीना उस रात फूट फूट कर रोती है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। समय ऐसे ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन करण के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ रवीना उन सभी के लिए चाय लेकर आती है। बहुत हो गई बातें, अब कुछ नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आप है कौन? मैं इनकी ये मेरी नौकरानी है। अरे वाह, नौकरानी है लेकिन ठाट बाट तो देखो, बिल्कुल मालकिनों जैसी लग रही है।
पर जो भी है करण, तूने सच में बहुत अच्छी नौकरानी चुनी है, वरना आजकल की नौकरानी पता नहीं कैसी अजीब सी होती है। उन्हें ना तो कपड़े पहनने का ढंग होता है, ना ही बात करने का। करण की बात सुनकर रवीना को एक धक्का लगता है और वो सबको चाय देकर वहां से चली जाती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किया है जिसकी सजा भगवान मुझे अब दे रहा है। मेरे पति ने मुझे नौकरानी का दर्जा दे दिया। रवीना खुद से ही बात कर रही थी, तभी उसकी सास रवीना की ये सारी बात सुन लेती है और वो रवीना के पास जाकर कहती है, रवीना, ये तो क्या कह रही है? करण ने तुझे... कोई बात नहीं, करण को तो मैं बताऊंगी और उसके दोस्तों को भी। आखिर वो जिसे नौकरानी समझ रहा है वो दरअसल नौकरानी नहीं बल्कि करण की पत्नी है। सुनीता गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर रवीना अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। माँ जी मत जाइए बाहर। उनके दोस्तों के बीच उनकी बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी इज्जत पर कोई भी आंच आए। प्लीज माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर पड़ रही हूँ, प्लीज। रवीना को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख सुनीता अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कदमों को रोक लेती है और वो ना तो करण से कुछ कहती है ना ही उसके दोस्तों से। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन करण अपनी ऑफिस में बैठकर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। तभी उसका एक खास दोस्त राज उसके पास आता है और उसको इस तरह परेशान देखकर कहता है, करण क्या हुआ? मैं तुझे काफी टाइम से देख रहा हूँ, तो बहुत उदास उदास रहता है, चिड़चिड़ा भी रहने लग गया है। कोई बात है क्या? नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा घर से परेशान हूँ। खैर छोड़ इन सबको, तू बता तू कैसा है? तेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? अच्छा तो चल रहा है, लेकिन मुझे तेरी परेशानी का कारण जानना है। बताना यार, क्या बात है? घर में बहस हुई है क्या? किसी से झगड़ा हुआ है? अब तुझसे क्या ही छुपाऊं, तू मेरी शादी में आया था। तू तो जानता ही है कि मेरी और रवीना की शादी हुई है, लेकिन रवीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब उसको कहीं भी अपनी बीवी इंट्रोड्यूस करने में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूँ और वो एक काली सी लड़की। नहीं यार, मैं उसे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। करण, तू कैसी बात कर रहा है? वो जैसी भी है तेरी पत्नी है, और भाभी काली थोड़ी ना है, उनका तो रंग सांवला है। और भले ही वो सुंदर नहीं है, लेकिन दिल की तो साफ है ना। वो तेरे घर का कितना ख्याल रखती है। सोच, तुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। नहीं यार, पता नहीं क्यों मैं इन सारी चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रवीना को कभी अपनी वाइफ के रूप में नहीं अपना पाऊंगा। करण राज से ये बात कर ही रहा था, तभी उसकी नजर अपने ऑफिस की एक लड़की पर पड़ती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वैसे राज, ये लड़की कौन है? दिखने में तो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। मतलब बिल्कुल मेरे लेवल की। ये पूजा है, अभी ज्वाइनिंग हुई है इसकी हमारे ऑफिस में। वैसे इस पर ना ध्यान मत देना, मुझे तो ये लड़की सही नहीं लगती। बाकी तेरी मर्जी। राज करण को समझाकर चला जाता है, लेकिन करण राज की बात को सुना अनसुना कर देता है और उससे बातचीत शुरू कर देता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ करण और पूजा की गहरी दोस्ती होती है, और वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि करण पूजा से बेहद प्यार करने लग गया था, इसलिए करण पूजा से दूसरी शादी कर लेता है और वो शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ करण और पूजा को ऐसे देखकर सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। रवीना तो मानो करण को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती, तो वहीं सुनीता करण को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। नालायक, ये क्या किया तूने? एक बीवी के होते हुए तूने दूसरी शादी कर ली, वो भी इस कलमुही घरनाशी से। माँ, जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी पत्नी है, समझिए आप। करण जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीते जी आप मेरी सौतन ले आए। देख रवीना, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं तेरी जिंदगी खराब करने का कोई शौक नहीं रखता था, पर मेरी महान माँ ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। अब बता, इसमें मेरी क्या गलती है? इतना बोलकर करण पूजा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन रवीना वहीं हॉल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुनीता अब अपनी बहू को जैसे तैसे संभालती है। रवीना अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो करण को पूजा के साथ देखती है। रवीना, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ क्यों आई हो मतलब? ये मेरा कमरा है, मैं अपने कमरे में नहीं आऊंगी तो और किसके कमरे में जाऊंगी? रवीना, अब से ये कमरा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे और पूजा का है, इसलिए तुम अपना सामान पैक करो और गेस्ट रूम में जाकर रहो। करण की बात सुनकर रवीना एक बार फिर टूट जाती है
और बिना कुछ कहे अपना सामान पैक कर गेस्ट रूम में रहने लगती है। पूजा काफी सुंदर थी, इसलिए उसके अंदर घमंड भी काफी ज्यादा था। ऐसे ही एक दिन रवीना सभी का खाना परोसती है और घर का सादा खाना देखकर पूजा रवीना से कहती है, ये क्या बना है फीका सा? अरे कुछ चटपटा बना, बिल्कुल मेरी तरह, हॉट एंड स्पाइसी। हमारे घर में यही खाना बनता है, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो अपने पति को बोल दे तुझे बाहर लेकर चला जाएगा। तुझे खिलाने के लिए चटपटा, बिल्कुल तेरी तरह, हॉट एंड स्पाइसी। माँ जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं? सुनीता कुछ बोलती उससे पहले रवीना उसको रोक लेती है, जिस वजह से सुनीता पूजा को कुछ नहीं बोलती। समय बीतता है और ऐसे ही एक दिन रवीना घर में पोछा मार रही थी, तभी वहां पूजा अपने गंदे चप्पल लेकर अंदर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर रवीना को गुस्सा आता है। ये क्या बदतमीजी है पूजा, एक तो तुम पहले ही मेरे घर और मेरे पति पर कब्जा करके बैठी हुई हो, ऊपर से तुम्हें तमीज नहीं है कि जब कोई काम कर रहा होता है तो उसके काम को बिगाड़ा नहीं जाता। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरा घर बर्बाद किया है। रवीना, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद नहीं किया, बल्कि तुम्हारा पति खुद मेरे पास चल कर आया, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती कि खूबसूरती पर ही दुनिया मरती है, तुम्हारे इस काले चेहरे पर नहीं। मेरा चेहरा भले ही काला है, लेकिन दिल साफ है, इसलिए मुझे तुम ना ही बताओ तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह किसी का घर तो नहीं तोड़ रही। रवीना की ये बात करण भी सुन लेता है। करण को देखकर पूजा रोने का नाटक करती है। पूजा की आंखों में आंसू देखकर करण को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में करण रवीना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पत्नी से इस तरह की बात की? दिल की साफ तू नहीं बल्कि पूजा है। अरे जैसी तेरी शक्ल काली है ना, वैसा ही तेरा दिल और मन दोनों ही काले हैं। और इस घर पर पूजा ने नहीं बल्कि तूने सांप की तरह छत्ता फैला रखा है। हमारी छाती पर मूंग दल रही है तू। करण की ऐसी बातें सुनकर रवीना के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो ठान लेती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। इसलिए वो अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त सुनीता उसे रोकते हुए कहती है, बहू कहाँ जा रही है तू? माँ जी, अब शायद मेरा यहाँ रहना ना रहना बराबर है, क्योंकि जब खुद का पति ही साथ नहीं रहता तो औरत का वहां रहना किसी बोझ से कम नहीं होता जहां उसकी सौतन रहे। और वैसे भी मेरी सौतन की जिंदगी काफी खुशहाल है और मैं अपनी सौतन की जिंदगी में जाकर उसकी लाइफ खराब नहीं करूंगी। मम्मी जी, आपकी लक्ष्मी इस घर से जा रही है, इस घर का ख्याल रखना। इतना बोलकर रवीना वो घर छोड़कर चली जाती है और सुनीता उसे रोक नहीं पाती। ऐसे ही अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ पूजा आए दिन अपनी सास से लड़ती रहती, यहाँ तक कि वो अपने घर का काम भी सुनीता से करवाती और जैसे ही उसका पति आता तो अपने पति के सामने अच्छे बनने का ढोंग करती। ऐसे ही एक दिन पूजा टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते वो अपनी सास को आवाज लगाती है, सासू माँ, ओ सासू माँ, जरा एक कप चाय बना देना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। पूजा की बात सुनकर सुनीता बेचारी आंखों में आंसू लिए चाय बनाने लगती है और वो उस पल को याद करती है जब रवीना अपनी सास को एक भी काम नहीं करने देती थी। कुछ देर बाद सुनीता पूजा के लिए चाय लेकर जाती है। अब जैसे ही पूजा चाय की पहली सिप लेती है, वैसे ही वो चाय फेंकते हुए अपनी सास के ऊपर चिल्लाती है, लोग सही कहते हैं, जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसके दिमाग के साथ साथ उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। लगता है उम्र के साथ तुम चाय बनाना भूल गई हो सासू माँ। अरे जब मैं चाय बनाना भूल गई हूँ तो क्यों मुझसे चाय बनवाती हो? क्यों मुझसे घर के काम करवाती हो? खुद ही कर लिया करो। आखिर क्यों काम चोरी करती हो तुम? सासू माँ, मैं यहाँ काम करने नहीं बल्कि आराम करने आई हूँ। और वैसे भी आपसे मैं इसलिए काम करवाती हूँ क्योंकि अगर मैंने काम किया तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। अब अपना मुंह मत चलाओ और मेरा सर दबाओ, क्योंकि मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। पूजा की ऐसी बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखों में आंसू लिए उसका सर दबाने लगती है, पर ये सब दूर खड़ा करण देख लेता है। ये देखकर करण को बेहद गुस्सा आता है, जिसके बाद करण गुस्से में पूजा को थप्पड़ मारता है। अरे तुम्हें तो अपनी पत्नी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुम पत्नी के नाम पर कलंक हो, कलंक। तुमसे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी थी। वो भले ही काली है लेकिन तुम्हारी तरह खोटी नहीं। बस बहुत हुआ करण, मैं तुम्हारी पहली पत्नी की तरह शरीफ नहीं हूँ जो तुम कुछ भी कहो और मैं सुनती रहूं। अगर मैं सुनना जानती हूँ तो सुनाना भी जानती हूँ।
और हाँ, कलंक मैं नहीं, कलंक तुम हो, जो एक पत्नी के होने के बावजूद तुमने दूसरी शादी की, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। अरे थू है ऐसे मर्द पर जो अपनी पत्नी को सुंदरता से तोलता है। और खोटी मैं नहीं, खोटे तुम हो, जो अपनी पहली बीवी का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा। बस करो पूजा, तुम बहुत बोल रही हो। अगर तुम चुप नहीं हुई तो क्या छोड़ दोगे? अरे तुम क्या छोड़ोगे, मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं इस घर में रह नहीं सकती जहाँ औरतों को उसकी सुंदरता से जज किया जाए। इतना बोलकर पूजा अपने कमरे में जाती है और सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर करण को बहुत दुख होता है और उसे रवीना याद आती है। उसे ये भी याद आता है कि किस तरह उसने रवीना के साथ बुरा बर्ताव किया था। माँ, लगता है सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सुंदरता के पीछे उस लक्ष्मी को अपने घर से जाने दिया जिसने मेरे इस घर को जोड़ कर रखा था। तो क्या हुआ बेटा, अभी भी समय है, जा जाकर बहू को वापस ले आ। और बहू को लेने तो अकेला नहीं बल्कि मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। इतना बोलकर करण और सुनीता रवीना के मायके जाते हैं। रवीना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोने की चाह में हीरा खो दिया। मुझे माफ कर दो रवीना, प्लीज मुझे माफ कर दो और एक बार फिर मेरे साथ अपना घर बसा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हाँ बहू, मेरे घर को दोबारा मंदिर कर दे, वो घर पाप का घर हो गया है। सुनीता और करण की बात सुनकर रवीना मुस्कुराती है। माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और तो और मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मैंने आपको कभी भी अपनी सास नहीं माना। मैं आपकी सेवा जिंदगी भर करूंगी, लेकिन मुझे माफ करना, मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी जहां मेरे दामन पर दाग लगाया जा चुका है। करण जी, आपको आपकी जिंदगी मुबारक, लेकिन मैं आपके साथ आपके घर नहीं आ सकती। रवीना करण के साथ आने के लिए मना कर देती है और अपनी एक अलग जिंदगी शुरू कर देती है। तो वहीं करण को भी अब रवीना को खोने का काफी दुख था, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।